Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sarowa Academy। जैसा कि आप हमारी वीडियोस में देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं अब तक क्लास 10th की। क्लास 10th के चैप्टर जो मैथ का था एक चैप्टर, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के ये चैप्टर इजी है, समझने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, आप इजीली इसमें से अच्छे मार्क्स जो हैं आप ले लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसे कि इस चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction is the process by which one or more substances can change into another one or more substances with different physical and chemical properties। तो जैसे कि मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस वो क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? वन और मोर सब्सटेंसेस में विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो ये सब्सटेंसेस कन्वर्ट होंगे, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड जिन न्यू प्रोडक्ट्स में वो चेंज होंगे, आपके जो सब्सटेंसेस हैं, उनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो क्या होगी? इट इज द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट्स होंगे वो इस एरो की लेफ्ट साइड पे लिखे जाएंगे और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लिखते हैं इस रिएक्शन की राइट साइड में। अब हमने इसमें एक बात बोली, विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स बन के आएंगे उनमें कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। वो कौन कौन से चेंजेस हैं? चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो हमने देखना है कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो एक केमिकल रिएक्शन जब होगी तो हमें सीन हो सकते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस हैं? उनमें से फर्स्ट चेंज है चेंज इन स्टेट। तो क्या हो सकता है? जो हमारे रिएक्टेंट थे, हो सकता है स्टार्टिंग में वो क्या हो, सॉलिड हो, जब उनकी रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट बन गए, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, है ना। तो उनकी जो स्टेट है उनमें चेंज आ सकता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। सेकेंड वन इज चेंज इन कलर। ये सारे जो चेंजेस हैं वो आपको जब आप आगे आगे वीडियोस देखेंगे या नजर हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे उनमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सेकंड चेंज है चेंज इन कलर। कलर में चेंज क्या होएगा? जैसे कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके जो रिएक्टेंट थे वो कलरलेस हो, जब रिएक्शन हो गई तो रिएक्शन का जो आपका वेजल है उसमें आपको थोड़ा कलर दिखाई दे, है ना। तो जो भी कलर आएगा तो वो प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म हुआ उसमें चेंज आपको देखने को मिल रहा है। हम क्या बोलेंगे कि कलर है जो चेंज हो सकता है। थर्ड जो हमारे पास चेंज देखने को मिलेगा, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये बहुत नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से गैस, कोई ना कोई गैस निकल सकती होती है। जैसे कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन गैस हो गई, कुछ भी, कोई भी हमारे पास गैसेस हैं जो उनका एवोल्यूशन हो सकता है। जो हमने स्टार्टिंग में गैस नहीं थी तो बाद में रिएक्शन होने के बाद जो हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो एज गैस निकल सकता है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो अ change that will seen in the chemical reaction. Next change is change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर को हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि आप सपोज करो आपने स्टार्टिंग में रिएक्शन करवाई, जिस वेजल में आप रिएक्शन करवा रहे थे तब आप उसको हाथ लगा के देखना वो ठंडा है। हो सकता है जब आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने रिएक्ट किया, बाद में प्रोडक्ट बनाया, आफ्टर द रिएक्शन आप क्या देखोगे कि जो आपका रिएक्शन वेजल था वो थोड़ा गर्म हो गया।
तो उसमें उसका गर्म होना क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है। सो केमिकल रिएक्शन होने के टाइम टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, कई बार टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कई बार टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो ये 4 चेंजेस हैं, दीज आर 4 मेजर चेंजेस जो आपको देखने में मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ नहीं, ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है या फिर आपने इसकी एक डेफिनेशन है उसको अच्छे से लर्न करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. इसको अगर हम नॉर्मली देखें तो हमने क्या बताया कि जो रिएक्शन होएगी उसमें क्या होएगा, जो टोटल मास होएगा ना प्रोडक्ट्स का, वो किसके इक्वल होएगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। एक तो हमने ये बात करी। एंड फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने बोली थी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये उसकी एक डेफिनेशन है जिसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, ठीक है। और जो हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी कि जो टोटल मास होएगा प्रोडक्ट्स का, तो देखो हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। सपोज करो आपके पास कोई A प्लस बी रिएक्टेंट थे, उन्होंने रिएक्शन करके C प्लस डी जो आपके प्रोडक्ट हैं वो बना दिए, ठीक है। अब सपोज करो कि जो आपका C वाला जो प्रोडक्ट बना है उसका मास है 5 ग्राम और जो D वाला है उसका मास है आपके पास 7 ग्राम। अब इसमें जो आपका B वाला जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट था इसका मास है 6 ग्राम। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ये ए वाला आपका रिएक्टेंट है इसका मास कितना होएगा? ऐसे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होएगा कि जितना आपका मास होएगा टोटल प्रोडक्ट्स का, उतना ही मास होएगा आपके रिएक्टेंट्स का। तो आपने सिंपली क्या कर लेना है, आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके मास का प्लस कर लो। 7 + 5 कितना हो गया? 12 ग्राम। आपकी राइट हैंड साइड में अगर 12 है तो लेफ्ट में भी 12 ही बनना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 6 है, ये 6 इधर प्लस है ना, लेफ्ट राइट साइड में लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा। तो ए का जो मास आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 ग्राम। तो ऐसे करके आप जो आपके रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट हैं उनका जो आप मास है आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नेम है केमिकल इक्वेशंस। अब देखो, जब आपने केमिकल रिएक्शन को समझ लिया, केमिकल रिएक्शन क्या थी, इसमें आप क्या करते थे, 1 और मोर सब्सटेंसेस जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 और मोर या 1 और मोर सब्सटेंसेस में वो क्या है, कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। तो जब इस किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, आपने नोटबुक के ऊपर लिख के दिखाना है ना, कि ऐसे करके रिएक्शन हो रही है। एक तो आपने बता दिया इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो ये बना दिया, है ना। अगर आप उन एलिमेंट्स को सिंबल की फॉर्म में या आप सिंबॉलिक फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक इक्वेशन की फॉर्म ले लेता है जिसको हम बोल रहे हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ये मैंने रिप्रेजेंटेशन करी है ना, इसमें जो ये लेफ्ट साइड में है ये क्या है मेरे रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में बन के आया दैट इज प्रोडक्ट। आपने सारा कुछ एक दूसरे से रिलेट करते चलना है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, इसको जो ये रिप्रेजेंट कर रही है ना, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल इक्वेशन में आप देख रहे हैं एक मैंने ये एरो लगाया है,
ये फॉरवर्ड एरो है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, मतलब लेफ्ट साइड में हमारे रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो ये रिप्रेजेंटेशन मैंने करी है इसको हम बोलते हैं वर्ड रिप्रेजेंटेशन या वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसमें तो हमने वर्ड्स में इक्वेशन को लिखा है, बट अगर हम देखें ना नॉर्मली आप देखते हैं आपको वर्ड में इक्वेशन लिखी बहुत कम मिलती है। आपको मोस्टली जो इक्वेशंस हैं वो किस फॉर्म में लिखी मिलेंगी, जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल की फॉर्म में लिखी हुई मिलती हैं। तो इसके बाद हम इसकी बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। जो आपके पास ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है हमारे पास, Mg। एंड ऑक्सीजन है, इसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, O2, ऑक्सीजन। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MgO। तो अब अगर हम इसको, जो आपके सिंबल हैं इनको हम लिख दें इक्वेशन की फॉर्म में, तो वो क्या बन जाएगी, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो इसको अब हम लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से देखो तो ये हमारी इक्वेशन तो बन गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। पर अगर इसको आप ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन में आपको कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही? आपको यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके 2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, मैग्नीशियम वहां पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये तो सेम है। तो जो हमने ये नॉर्मल इक्वेशन लिख दी है सिंबल की फॉर्म में, ये हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो नॉर्मली जब हम रिएक्शन लिख रहे हैं तब हमने अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिख दी, बट जब हमने एग्जाम में लिखनी है या कहीं भी हम बात करते हैं, आपको जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी हुई मिलती है। तो आपने सीखना है कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक